आरव, पंडित जी फेरों के लगन का समय निकलने की बात कह रहे हैं। जल्दी चलो बेटा, फेरों का वक्त हो गया है। दादी जी की रौबीली आवाज़ ड्राइंग रूम के सन्नाटे में गूंजी। ड्राइंग रूम में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छाया हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी गहरे शोक की गवाही दे रहा था। लाल रंग के साधारण से शादी के जोड़े में सिमटी, सर झुकाए अवंतिका सोफे के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें सूजी और लाल थीं, जिनमें अपने पिता को खोने का दर्द जम सा गया था। आरव के माता पिता का सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में निधन हो चुका था और दादी जी इस घर की इकलौती मुखिया थी। दूसरी तरफ अवंतिका का भी इस दुनिया में अपने पिता के सिवा कोई नहीं था। उनके अचानक चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। दादी जी ने अवंतिका को बेसहारा छोड़ने के बजाय अपने पोते आरव सिंह सिंघानिया से उसका विवाह करवाने का फैसला किया था। मंडप में जब पंडित जी ने विवाह संपन्न कराकर सिंदूर दान और अंतिम रस्मों के बाद वकील ने शादी के कागजात आरव के सामने बढ़ाए, तो उसने पेन को इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। आरव ने एक ठंडी और गुस्से से भरी नज़र अपने सामने बैठी इस सादी सी लड़की पर डाली और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए दस्तखत कर दिए। उसने पेन इतनी ज़ोर से चलाया कि कागज़ फटते फटते बचा। वह बिना कोई बात किए पंडित जी या दादी की तरफ देखे बिना झटके से उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। कमला काकी, अवंतिका बेटी को उसके कमरे में ले जाओ। दादी जी ने पास खड़ी पुरानी घरेलू सहायिका को निर्देश दिया और खुद गहरी सोच में डूब गई। कमला काकी ने आगे बढ़कर नरमी से अवंतिका का हाथ थामा। बहू जी, आइए चलें। अवंतिका खामोशी से उठी और उनके साथ चलने लगी। जब आरव के कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसका शेरवानी का कोट बेड पर बिखरा पड़ा था और वह खुद खिड़की के पास खड़ा सिगार पी रहा था। कमला काकी अवंतिका को अंदर छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गई, क्योंकि वे छोटे साहब के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अवंतिका ने धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा तो आरव एक झटके से पलटा। उसकी आंखों में गहरा अपमान और गुस्सा था। तुम्हें क्या लगता है, इन 7 फेरों की रस्म और कागज़ के इस टुकड़े पर दस्तखत करके मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मान लूँगा? उसकी भारी और कड़क आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अवंतिका ने सर उठाकर उसे नहीं देखा, बस चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। उसका यह शांत रहना आरव को और ज़्यादा भड़का रहा था। मैं दादी जी की ज़िद और उनके इमोशनल फैसलों के आगे मजबूर था, मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि गांव से आई एक अनपढ़ और गंवार लड़की को मैं अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी ज़िंदगी में जगह दे दूंगा। मैं इस देश की सबसे बड़ी मीडिया और पीआर एजेंसी का मालिक हूँ। मेरी एक क्लास है, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जहाँ तुम जैसी लड़की का कोई काम नहीं। इस कमरे के इस सोफ़े तक ही तुम्हारी हद है। मेरी ज़िंदगी और मेरे मामलों से दूर रहना। मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। आरव ने बेहद रूखेपन से कहा और फिर उसकी तरफ पीठ करके दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगा। अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप सोफे की तरफ बढ़ी और उस पर बैठ गई। इस समय उसका अपना दुख ही इतना बड़ा था कि आरव की ये कड़वी बातें उसे और कोई चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। उसने खामोशी से सर सोफे के पीछे टिका दिया और थकी हुई आंखें बंद कर ली। इस कड़वी रात के बाद दिन गुजरने लगे। घर का माहौल भारी तनाव का शिकार था। आरव ने अवंतिका को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रखा था। वह उसे अपने घर की नौकरानी से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देता था। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर दादी जी और अवंतिका बैठी थी। अवंतिका शांत रहकर दादी जी को उनकी दवाइयाँ दे रही थी कि तभी आरव तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी नज़र जैसे ही अवंतिका पर पड़ी, उसके माथे पर शिकन आ गई। कमला काकी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाश्ता मेरे स्टडी रूम में भिजवा दिया करो। मुझे सुबह सुबह अपना मूड ख़राब करने का कोई शौक़ नहीं है। आरव ने अवंतिका को अनदेखा करते हुए काकी पर अपना गुस्सा निकाला। तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए आरव। यह टेबल सबके लिए है और तुम भी यहीं बैठकर नाश्ता करोगे। दादी जी ने रौबीले लहजे में टोका। दादी जी, मैं एक ऐसी लड़की के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकता
जिसे कांटा और छुरी पकड़ने का सलीका तक न हो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं इसे ऐसे मैनर सिखाता फिरूं। आरव ने हिकारत से अवंतिका की तरफ देखा, जो खामोशी से चाय का कप दादी जी के आगे रख रही थी। अवंतिका ने कोई कड़वी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और किचन की तरफ चली गई, ताकि आरव आराम से नाश्ता कर सके। आरव उसे जाता देखकर व्यंग से मुस्कुराया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। अवंतिका ने खुद को घर के कामों और दादी जी की देखभाल तक सीमित कर लिया था। वह आरव के सामने कम ही आती थी, और अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो वह उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाती। एक दोपहर आरव गुस्से में भरा हुआ ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। उसे किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए एक पुरानी फाइल चाहिए थी, जो उसे मिल नहीं रही थी। वह स्टडी रूम में हर चीज़ उलट पुलट कर रहा था। यह घर है या कोई कबाड़ खाना? कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती। कमला काकी, कहाँ है सब? वह जोर से चिल्लाया। उसी पल अवंतिका स्टडी रूम के दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक नीली फाइल थी। उसने वह फाइल खामोशी से आरव की तरफ बढ़ा दी। यह क्या है, और तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो। आरव ने गुस्से से फाइल उसके हाथ से छीनते हुए कहा, यह वही फाइल है जो आप ढूंढ रहे थे। कल जब आप काम कर रहे थे तो यह सोफ़े के नीचे गिर गई थी। मैंने बस इसे उठाकर टेबल पर रख दिया था। अवंतिका ने बेहद शांत और धीमे लहजे में जवाब दिया और वापस पलट गई। आरव कुछ पलों के लिए खड़ा उसे देखता रहा और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका था। 1 महीने में आरव सिंह सिंघानिया और अवंतिका के बीच दूरियों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे गिराना नामुमकिन लग रहा था। आज रात आरव की कंपनी एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट पार्टी होस्ट कर रही थी, जिसमें फ्रांस से आए हुए खास क्लाइंट्स के साथ एक ऐतिहासिक डील साइन होनी थी। दोपहर के वक्त आरव लॉन में खड़ा फ़ोन पर अपनी पीआर टीम से बात कर रहा था। मुझे आज रात की पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए। मीडिया कवरेज शानदार होना चाहिए और मिस्टर विसेंट के स्वागत में कोई कसर न हो। आरव ने सख्ती से निर्देश दिए और फ़ोन रख दिया। वह मुड़ने ही वाला था कि सामने दादी जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही पुराना रौब और पक्का इरादा था। तैयारियां तो तुम बहुत शानदार कर रहे हो आरव, मगर आज रात इस पार्टी में तुम अकेले नहीं जाओगे। अवंतिका तुम्हारे साथ जाएगी और तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में मीडिया और अपने क्लाइंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाओगे। दादी जी ने 2 टूक शब्दों में ऐलान किया। क्या दादी जी, आप जानती हैं कि आज रात कौन लोग आ रहे हैं? शहर के सबसे बड़े एलिट क्लास लोग और फ्रांसीसी बिजनेसमैन। मैं इस लड़की को वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ? आरव गुस्से से अपनी जगह पर झटपटा उठा। मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रही हूँ आरव। 1 महीना हो गया इस शादी को। तुम्हारे बिजनेस सर्कल और मीडिया में अफवाहें उड़ रही हैं कि आरव सिंह सिंघानिया ने शादी कर ली है, मगर वह अपनी पत्नी को छुपा रहा है। यह तुम्हारी अपनी पीआर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। विदेशी क्लाइंट्स फैमिली वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर तुम उन्हें यह इंप्रेशन दोगे कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं, तो वे तुम पर बिजनेस में कैसे भरोसा करेंगे? दादी जी ने बेहद ठोस दलील दी। मगर दादी जी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मेरी पत्नी एक अनपढ़ लड़की है जिसे लोगों के सामने 2 शब्द बोलने नहीं आते। वह जाकर वहाँ कोई बेवकूफ़ी करेगी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरी मार्केट में एक रेपुटेशन है, यह उसे मिट्टी में मिला देगी। आरव ने बेबसी और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ कहा। वो मेरी पसंद है और इस घर की इज्जत है। वह कोई तमाशा नहीं बनाएगी। मैंने फैसला सुना दिया है। अवंतिका आज रात तुम्हारे साथ जाएगी। अब और कोई बहस नहीं सुननी मुझे। दादी जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। आरव गुस्से से दांत पीस कर रह गया। ठीक है, ले जाऊंगा, मगर याद रखिए दादी जी, अगर इसने वहाँ मेरी जरा सी भी बेइज्जती करवाई ना, तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आरव गुस्से में कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। रात को पार्टी का इंतजाम बहुत आलीशान था। शहर का सबसे बड़ा और लग्जरी होटल बुक किया गया था, जहाँ मीडिया, पीआर नेटवर्क और कॉरपोरेटर दुनिया के नामी लोग मौजूद थे। आरव सिंह सिंघानिया एक ब्लैक कलर के महंगे 3 पीस सूट में था, जबकि अवंतिका ने दादी जी के कहने पर एक बेहद खूबसूरत शादी मगर ग्रेसफुल ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। वह आरव के साथ गाड़ी से उतरी तो हर किसी की नज़र उन पर थम गई। अवंतिका की सादगी में भी एक ऐसा अजीब सा क्लास और कॉन्फिडेंस था जो उसे इस दिखावे की भीड़ में सबसे अलग बना रहा था।
पार्टी हॉल में एंट्री करते ही आरव ने अवंतिका की तरफ देखा और बेहद सख्त लहजे में बोला, तुम चुपचाप इस कोने में खड़ी रहो। ज़्यादा किसी से बात करके अपना गंवारपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बिज़ी हूँ। गलती से भी मेरे पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवंतिका ने नम आँखों के साथ बस सिर हिला दिया। वह चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ी हो गई और शांत होकर लोगों को देखने लगी। वह वाकई आरव के मामले में दखल नहीं देना चाहती थी और उसे उसकी कड़वी बातों की जब आदत सी होने लगी थी। आरव उसे वहाँ छोड़कर आगे बढ़ा और अपने विदेशी मेहमानों की तरफ चला गया जो फ्रांस से आए थे। उनके साथ होने वाली यह डील आरव की कंपनी ने फ्यूचर के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती थी। औपचारिक मीटिंग शुरू हुई, मगर कुछ ही देर बाद आरव के चेहरे पर गहरी परेशानी के लक्षण दिखने लगे। मिस्टर विसेंट, जो इस फ्रांसीसी टीम के हेड थे, उन्हें इंग्लिश समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वे सिर्फ अपनी लोकल फ्रेंच लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे। आरव का प्रोफेशनल ट्रांसलेटर रास्ते में हुए एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से फंस गया था और अभी तक नहीं पहुंच पाया था। मिस्टर विसेंट, हमारा ट्रांसलेटर रास्ते में है, बस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आरव ने इंग्लिश में उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर मिस्टर विसेंट चिढ़ रहे थे। हम और वेट नहीं कर सकते मिस्टर सिंघानिया, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। अगर आपको हमारी भाषा समझ नहीं आ रही तो हमें आपकी यह डील कैसे फाइनल कर सकते हैं। यह बेहद अनप्रोफेशनल रवैया है। मिस्टर विसेंट ने टूटी फूटी इंग्लिश में गहरी नाराज़गी से कहा और उठने के लिए तैयार होने लगे। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसकी महीनों की मेहनत और करोड़ों की डील उसके सामने बर्बाद हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अवंतिका, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसने हालात की गंभीरता को समझ लिया। उसे आरव की परेशानी और उसकी डूबती हुई साख देखनी नहीं गई। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह आरव का कोई नुकसान हो। वह ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठी और बेहद शांत और कॉन्फिडेंस कदमों से चलती हुई आरव की तरफ बढ़ी। आरव ने जैसे ही उसे अपनी तरफ आते देखा, उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। वह उसे सख्ती से घूरने लगा कि वापस चली जाओ, मगर अवंतिका बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास मत आना, आरव ने दांत पीसते हुए धीमी मगर गुस्से भरी आवाज़ में कहा। मगर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सका, अवंतिका ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थाम लिया और मिस्टर विसेंट की तरफ देखकर बेहद फ्लुएंट फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया। मिस्टर विसेंट, मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि आपको प्रतीक्षा की तकलीफ़ उठानी पड़ी। मेरा नाम अवंतिका है और मैं आरव सिंह सिंघानिया की पत्नी हूँ। हम आपके वक्त की कदर करते हैं और मैं खुद आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आपकी भाषा में समझाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अवंतिका ने जैसे ही इतनी शानदार और साफ फ्रेंच भाषा में बात करना शुरू किया, आरव के कदम वहीं जम गए। आरव की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आरव पूरी तरह से अविश्वास के साथ अवंतिका को देख रहा था, जो इतने कॉन्फिडेंस और शानदार अंदाज में फ्रेंच भाषा बोल रही थी, मानो यह उसकी मातृभाषा हो। वह सिर्फ भाषा ही नहीं बोल रही थी, बल्कि वह मीडिया, पीआर और मार्केटिंग की पेचीदा कॉरपोरेट टर्म्स को भी इतनी महारत और शालीनता से इस्तेमाल कर रही थी कि मिस्टर विसेंट के चेहरे पर मौजूदा गुस्सा और उलझन कुछ ही सेकंड में एक सुखद हैरानी में बदल गई। ओह मिसेस सिंघानिया, यह तो बहुत ही शानदार बात है। आप इतनी बेहतरीन फ्रेंच बोलती हैं। यह हमारे लिए वाकई एक बहुत ही सुखद सरप्राइज़ है। मिस्टर विसेंट ने फ्रेंच में खुशमिजाज लहजे में जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। बहुत शुक्रिया मिस्टर विसेंट। दरअसल मेरे पति की कंपनी आपके लिए एक बहुत ही शानदार और मुनाफे वाली डील लाई है। बस भाषा के अंतर की वजह से थोड़ी उलझन पैदा हो गई थी। मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के वे तमाम अहम पॉइंट्स समझा देती हूँ जो आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू को बहुत बढ़ा देंगे। अवंतिका ने इतने गरिमामयी और प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत की कि वहाँ खड़े दूसरे लोग और टीम के बाकी मेंबर्स भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। आरव बिल्कुल एक पुतले की तरह जड़ खड़ा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और उसके कानों में जैसे सीटियां बज रही थी। वह लड़की जिसे वह 1 महीने से अनपढ़ और गंवार समझ रहा था, उसका अपमान कर रहा था, वह आज उसकी कंपनी के सबसे बड़े और अहम क्लाइंट्स के साथ उसके बराबर खड़ी होकर उनकी भाषा पर पूरे अधिकार से बात कर रही थी। अवंतिका ने न सिर्फ एक बिगड़ती हुई बातचीत को संभाला, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से मिस्टर विसेंट को इस कदर मना लिया कि उन्होंने तमाम शर्तें मानते हुए वहीं खड़े खड़े डील पर दस्तखत करने की हामी भर दी।
पार्टी में मौजूद हर शख्स अवंतिका की इस काबिलियत, कॉन्फिडेंस और बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहा था। दादी जी का लिया हुआ फैसला आज आरव के सामने एक बहुत बड़ी और कड़वी हकीकत बनकर खड़ा था। मिस्टर विसेंट ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आरव से हाथ मिलाया। मिस्टर सिंघानिया, आप वाकई बहुत भाग्यशाली इंसान हैं कि आपको इतनी समझदार, ग्रेसफुल और काबिल पत्नी मिली है। इस डील का सारा क्रेडिट निश्चित रूप से आपकी पत्नी को जाता है। हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मिस्टर विसेंट ने मुस्कुराते हुए कहा और अवंतिका की तरफ देखकर सम्मान से सिर झुकाया। आरव ने बहुत मुश्किल से अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर अंदर से उसका सारा झूठा घमंड, उसकी खोखली अकड़ पैरों तले कुचली जा चुकी थी। उसने एक नज़र अपने साथ खड़ी अवंतिका को देखा, जो अभी भी उसी शांति और गरिमा के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में किसी भी तरह की कोई जीत की चमक या अहंकार नहीं था। उसने आज आरव को गलत साबित कर दिया है। वह बस एक सहज भाव के तहत उसकी मदद के लिए आगे आई थी। पार्टी के ख़त्म होने तक का आरव का दिमाग हजारों सवालों में उलझा रहा, मगर वह किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। पार्टी ख़त्म होने के बाद होटल की शानदार और रोशन कॉरिडोर से गुजरते हुए आरव खामोशी से आगे चल रहा था और अवंतिका बेहद शांत और ग्रेसफुल अंदाज में उसके पीछे कदम बढ़ा रही थी। होटल के बाहर आकर ड्राइवर ने सम्मान से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जो आरव ने हाथ के इशारे से उसे सख्ती से मना कर दिया। तुम जाओ, गाड़ी मैं खुद ड्राइव करूँगा। आरव ने ड्राइवर से चाबियां लेते हुए बेहद धीमी मगर बाहरी आवाज़ में कहा। अवंतिका ने हल्की सी हैरानी से उसे देखा, मगर कुछ कहे बगैर खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। आरव ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी होटल की पार्किंग से निकलकर शहर की खुली और सुनसान सड़कों पर आ गई। गाड़ी के अंदर एक बेहद भारी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। यह वह खामोशी नहीं थी जो पिछले 1 महीने से उनके बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी, बल्कि यह एक ऐसी खामोशी थी जिसमें हजारों सवाल और उलझनें गूंज रही थीं। वह ड्राइविंग करते करते हुए बार बार तिरछी नज़रों से अवंतिका को देखता, जो बेहद सुकून से खिड़की के शीशे से बाहर शहर की रोशनियों को देख रही थी। आरव का घमंड उसे सवाल करने से रोक रहा था, मगर उसके अंदर की उत्सुकता और एक अजीब सी बेचैनी उसे पूरी तरह से परेशान कर रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर यह लड़की है कौन। आखिरकार आधे रास्ते में आरव का कंट्रोल जवाब दे गया और उसने गाड़ी सड़क के एक किनारे पर रोक दी। अवंतिका ने कुछ हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ आरव, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? सब ठीक तो है? अवंतिका ने बेहद नेचुरल और नरम लहजे में पूछा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, और जब तक तुम मुझे इसका जवाब नहीं दोगे, मैं शायद गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। आरव ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और उसकी आंखों में सीधा देखा। पूछिए, क्या बात आपको परेशान कर रही है? अवंतिका ने शांत अंदाज में जवाब दिया। वह फ्रेंच भाषा, वह तुमने इतनी फ्लुएंट कैसे बोली? और वे मीडिया के कॉरपोरेटर्स टर्म्स और बिजनेस की पेचीदा बातें। एक गांव की साधारण सी लड़की को यह भाषा और ये बिजनेस टर्म्स कैसे पता हो सकते हैं? तुमने मिस्टर विसेंट को जिस तरह मनाया, वह मेरी पूरी प्रोफेशनल पीआर टीम भी नहीं कर सकती थी। आरव की आवाज़ में एक अजीब सी हैरानी थी। अवंतिका ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, एक गहरी सांस ली और फिर अपना रुख पूरी तरह से आरव की तरफ कर लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा ठहराव था जो आरव को अंदर तक शर्मिंदा कर रहा था। मैंने कब कहा था कि मैं गांव की अनपढ़ लड़की हूँ आरव? अवंतिका की आवाज़ बेहद धीमी मगर साफ थी। आपने खुद ही मेरे बारे में एक राय बना ली थी, और आपको अपने इस फैसले पर, अपनी सोच पर इतना घमंड था कि आपने कभी मुझसे सच जानने की कोशिश की ही नहीं। आपने एक बार भी मुझसे यह पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी असलियत क्या है। आरव खामोशी से उसे देखता रहा। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। मेरे पिता एक रिटायर्ड राजनयिक थे। वह एक डिप्लोमेट थे और उनकी जॉब का नेचर ऐसा था कि उनकी पोस्टिंग हमेशा यूरोप के अलग अलग देशों में होती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ का निधन हो गया था। पिता की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यूरोप के हॉस्टल्स और बोर्डिंग स्कूल्स में गुजरी है।
मैंने पेरिस से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, इसलिए फ्रेंच मेरी दूसरी भाषा की तरह है। और जहाँ तक आप इन कॉरपोरेटर्स टर्म्स और बिजनेस की बातें की हैं, तो मेरी मास्टर्स की डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस में है। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अवंतिका की हर बात आरव के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। वह सख्त जो उसे पिछले 1 महीने से गंवार और अनपढ़ कहकर उसका अपमान कर रहा था, उसे ताने दे रहा था, आज उसे पता चल रहा था कि उसकी पत्नी एजुकेशनल और मेंटल लेवल पर उससे कहीं ज़्यादा आगे और समझदार है। लेकिन लेकिन तुम तो गांव में रहती थी। दादी जी तो मुझे उसी गांव से लेकर आई थी जहां तुम सबके साथ रह रही थी। मेरा मतलब है तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल गांव वाला था। आरव ने हकलाते हुए अपनी उलझन बयान की। हाँ, मैं गांव में रहती थी क्योंकि पिता को रिटायरमेंट के बाद अपनी पुश्तैनी ज़मीन और गांव के सुकून से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी शहरों के शोर और विदेशों के सफ़र में गुजार दी थी, इसलिए वह आखिरी वक्त में अपने गांव के इसी फार्म हाउस में रहना चाहते थे जहां उनका बचपन गुजरा था। हम वहां शिफ्ट हो गए थे और आपको शायद मालूम नहीं आरव, वे ज़मीनें, वे बाग और वो फार्म हाउस जिसकी अब मैं इकलौती वारिस हूँ, उसकी कीमत तुम्हारी इस पीआर कंपनी से कहीं ज़्यादा है। यह सुनकर आरव का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। उसके अंदर एक गहरी शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास जाग उठा। उसने कितनी बार डाइनिंग टेबल पर, कमरे में, सबके सामने अवंतिका को उसके स्टेटस और गरीबी के ताने दिए थे। आज वे सारी बातें उसे अपने ही मुंह पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। तुमने यह सब पहले क्यों नहीं बताया अवंतिका? तुम चाहती तो पहले ही दिन बता सकती थी। तुमने मेरे इतने सारे ताने क्यों सहे? तुम चुपचाप मेरी हर कड़वी बात को क्यों बर्दाश्त करती रही? अगर तुम इतनी ही आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी और अमीर हो तो तुमने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों की? अवंतिका ने नज़रें झुका लीं और उसकी आंखों में एक दुखद भरी चमक उभर आई, क्योंकि रिश्ते दौलत या डिग्रियों से नहीं तोले जाते आरव, और कुछ वादे इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। अवंतिका ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया और अपना रुख वापस खिड़की की तरफ कर लिया। रात के अंधेरे में सड़क के किनारे लगी रोशनियां पीछे की तरफ भाग रही थीं, मगर अवंतिका का दिमाग इस गाड़ी और इस सड़क से निकलकर अतीत की उन गलियों में भटकने लगा था जब वह फार्म हाउस के शांत बरामदे में अपने पिता के सिरहाने बैठी हुई थी। वे दिन आज भी उसकी यादों में इतनी ही ताज़ा थे जैसे कल की ही बात हो। गांव का वह बड़ा पुश्तैनी फार्म हाउस जिसके बरामदे में हमेशा एक शांति का राज रहता था, उन दिनों वहाँ एक अजीब सी उदासी और मायूसी छाई हुई थी। अवंतिका के पिता मिस्टर वर्मा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वह भी आखिरी स्टेज का, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उसके पिता ने अस्पताल के ठंडे कमरों के बजाय अपने आखिरी दिन फार्म हाउस के इसी कमरे में गुजारने की इच्छा जताई थी जहाँ उनकी बचपन की यादें बसी थी। अवंतिका दिन रात उनके सिरहाने बैठी रहती थी। उसकी दुनिया उसके पिता के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और अब वह दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। एक दोपहर फार्म हाउस के आंगन में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दादी जी उतरी। दादी जी और अवंतिका के पिता मिस्टर वर्मा की बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी, जिसके कारण से अवंतिका भी पूरी तरह वाकिफ़ थी। दादी जी सीधा अवंतिका के पिता के कमरे में गई। अवंतिका उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई, मगर जब वह ट्रे लेकर कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम वहीं रोक दिए। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और वहीं खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं एक बाप की हैसियत से बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ। पिता की आवाज़ बेहद कमज़ोर और खांसी की वजह से टूटी हुई थी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप हुक्म करें, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपका हम पर जितना हक है वह कोई और नहीं जानता। दादी जी की आवाज़ में गहरा सम्मान और एक अजीब सा दुख था। नहीं, मुझे अपनी बच्ची का फ्यूचर सुरक्षित चाहिए, मिस्टर वर्मा ने रुक रुक कर कहा। मेरी बच्ची के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं है। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और मैंने उसे हॉस्टल में रख कर पाला है। वह देखने में बहुत कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी है, मगर अंदर से उतनी ही अकेली और मासूम है। मेरे जाने के बाद यह दुनिया, ये रिश्तेदार इस लड़की को और इस जायदाद को नोच खाएंगे। क्या आप मेरी बच्ची को अपने घर में जगह देंगी? क्या आप उसे वह सुरक्षा दे सकती हैं जो एक बाप देता है? अवंतिका की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसके पिता अपने आखिरी वक्त में भी अपनी तकलीफ भूलकर
सिर्फ उसके लिए फ़िक्रमंद थे। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अवंतिका सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसे सिर्फ अपने घर में आश्रय नहीं दूंगी, बल्कि मैं उसे अपने घर की इज्जत और अपनी आंखों का तारा बनाऊंगी। दादी जी ने बेहद मजबूत और पक्के लहजे में कहा था। मैं अवंतिका की शादी अपने पोते आरव से करवाऊंगी, और यह मेरा आपसे वादा है कि उसे वहाँ सब इज्जत मिलेगी जिसकी वह हकदार है। मगर पिता ने खांसते हुए परेशानी से कहा था, मैंने सुना है आपका पोता आरव बहुत गुस्से वाला और अपनी ही धुन में रहने वाला इंसान है। मेरी अवंतिका बहुत सीधी और शांत स्वभाव की लड़की है। क्या वह इस सब के साथ निभा पाएगी? कहीं मेरी बच्ची की ज़िंदगी और मुश्किल न हो जाए। मुझे मेरी बच्ची की खुशी सबसे प्यारी है। अवंतिका जो बाहर खड़ी थी, वह भी यही सोच रही थी कि दादी जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। मगर दादी जी का अगला जवाब वह था जिसने अवंतिका को इस रिश्ते के लिए मेंटली तैयार कर दिया था। उसका घमंड ही तो तोड़ना है। दादी जी की आवाज़ में एक अजीब सी समझदारी और दूरदर्शिता थी। आरव बुरा इंसान नहीं है, बस उसे अपनी दौलत और स्टेटस का घमंड हो गया है। उसने ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाई, उसे कभी किसी की कमी का एहसास नहीं हुआ। वह बाहरी चमक दमक को ही सब कुछ समझता है। मुझे पूरा यकीन है कि अवंतिका की वह खामोशी, उसका वह ग्रेसफुल बिहेवियर और उसकी अच्छी परवरिश आरव के अंदर के इस झूठे अहंकार को ख़त्म कर देगी और उसे एक पूरा और बेहतरीन इंसान बना देगी। अवंतिका ही वह इकलौती लड़की है जो आरव को संभाल सकती है और उसे ज़िंदगी की असल हकीकत से वाकिफ़ करवा सकती है। यह शादी मेरे घर और मेरे बच्चों दोनों के लिए आशीर्वाद साबित होगी। यह मेरा आपसे वादा है। पिता ने यह सुनकर सुकून की सांस ली थी और उनके चेहरे पर तसल्ली फैल गई थी। अवंतिका ने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर चेहरे पर शांति लाते हुए कमरे में एंट्री की थी। उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने पिता के इस आखिरी फैसले पर कभी कोई सवाल नहीं उठाएगी और दादी जी के इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगी। यही वजह थी कि शादी के बाद आरव की हर कड़वी बात, हर ज्यादती और हर ताने का वह बेहद शांति और गरिमा के साथ सहती रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह लड़ाई शब्दों से नहीं बल्कि सब्र और सही व्यवहार से जीती जानी है। गाड़ी के रुकने के हल्के से झटके ने अवंतिका को अतीत की इन गहरी यादों के घेरे से बाहर निकाल दिया। उसने पलकें झपकाई और देखा कि गाड़ी घर के पोर्च में खड़ी थी और आरव इंजन बंद कर रहा था। सफ़र कब खत्म हुआ उसे एहसास ही नहीं हुआ। आरव ने खामोशी से अपनी सीट बेल्ट खोली, मगर इससे पहले कि अवंतिका दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती, आरव जल्दी से गाड़ी से उतरा, घूमकर दूसरी तरफ आया और उसने अवंतिका की तरफ का दरवाज़ा अपने हाथ से खोला। यह देखने में एक छोटी सी हरकत थी, मगर आरव सिंह सिंघानिया जैसे घमंडी इंसान की तरफ से यह व्यवहार इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उसके अंदर के अहंकार की दीवारें अब ढहना शुरू हो चुकी थीं। अवंतिका ने कुछ हैरत से उसे देखा और फिर गाड़ी से बाहर आ गई। आरव उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। आज उसकी नज़रों में वह पहले वाला अपमान और रूखापन नहीं था, बल्कि एक गहरा पछतावा और एक अनकही सी माफ़ी थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार कहाँ उसे इतनी आसानी से कुछ कहने देता। अवंतिका ने एक बेहद नरम सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा, अपना दुपट्टा ठीक किया और खामोशी से घर के मेन गेट की तरफ चल दी। आरव वहीं खड़ा देर तक उसके शालीन कदमों को देखता रहा। इस रात के बाद घर के माहौल में एक अजीब सी शांति तब्दील आ गई थी। आरव का वह बात बात पर चिढ़ना और कमेंट करना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। वह अब अक्सर डाइनिंग टेबल पर या लाउंज में अवंतिका को उलझी हुई नज़रों से देखता रहता, जैसे उसे नए सिरे से जानने की कोशिश कर रहा हो। उनके बीच की कड़वाहट तो टूट चुकी थी, मगर बातचीत की शुरुआत करने में दोनों ही हिचकिचा रहे थे। एक शाम आरव अपने कमरे में बेड पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। वह एक फ्रांसीसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था और एक ख़ास क्लॉज उसकी समझ से बाहर थी। उसने कई बार उसे पढ़ा, फिर कुछ सोचकर लैपटॉप उठाया और सोफ़े की तरफ देखा जहां अवंतिका अपनी एक किताब पढ़ने में बिजी थी। आरव ने हल्का सा गला खंगारा, अवंतिका। अवंतिका ने किताब से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। जी। वह दरअसल यह क्लाइंट की एक ईमेल है।
और इसमें एक क्लॉज उस काफ़ी उलझी हुई लग रही है। अगर तुम बिजी नहीं हो तो ज़रा देख लोगी। आरव ने थोड़े संकोच के साथ कहा। बिजी तो नहीं थी, लाइए दिखाइए क्या प्रॉब्लम है। अवंतिका ने किताब साइड पर रखते हुए बेहद नॉर्मल और कैजुअल अंदाज में कहा। आरव उठकर उसके पास सोफे पर आया और लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया। अवंतिका ने पूरी ईमेल पढ़ी और कुछ पलों बाद हल्का सा मुस्कुराई। यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बस शब्दों को घुमाकर लिखा है ताकि इंपोर्ट ड्यूटी का सारा बोझ कानूनी तौर पर आपकी कंपनी पर आ जाए। आप अपनी रिप्लाई ईमेल में म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड शेयर्ड लायबिलिटीज़ की शर्त रख दें तो यह क्लॉज खुद ब खुद न्यूट्रल हो जाएगी। अवंतिका ने बेहद सिंपल शब्दों में पेचीदा बात सुलझा दी। उसकी इतनी समझदारी और प्रोफेशनल बात सुनकर आरव दिल ही दिल में उसकी बिजनेस सूझबूझ की तारीफ किए बिना न रह सका, मगर उसने चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट लाने पर ही संतोष किया। थैंक यू, मैं अभी लीगल टीम को यही फॉरवर्ड कर देता हूँ, आरव ने लैपटॉप वापस लेते हुए कहा। मगर वह वहाँ से गया नहीं, वह वहीं सोफे के हैंडल के सहारे टेक लगाकर खड़ा हो गया। वैसे तुम जो किताब पढ़ रही हो इसका सब्जेक्ट क्या है? आरव ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पूछा। यह मिडल ईस्ट की हिस्ट्री और वहाँ के डिप्लोमेटिक क्राइसिस पर है, पापा के कलेक्शन में लाई थी, अवंतिका ने किताब का कवर दिखाते हुए कहा। इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है आजकल की लड़कियाँ सिर्फ फिक्शन और या रोमांस पढ़ना पसंद करती हैं, आरव ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। फिक्शन अपनी जगह अच्छा है, मगर जो कहानियाँ और उलझनें सच में दुनिया के नक्शे पर चल रही हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस छोटी सी बात से इन दोनों के बीच एक लंबी बातचीत शुरुआत हो गई। आरव वहीं वापस रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया और उन दोनों के बीच इंटरनेशनल अफेयर्स, कॉरपोरेट वर्ल्ड और अलग अलग देशों की पॉलिटिक्स पर बहस होना शुरू हो गई। अवंतिका के पास हर बात का एक बेहद लॉजिकल और मजबूत जवाब होता था। वे दोनों काफ़ी देर तक कभी किसी बात पर सहमत होते तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से असहमति जताते। आरव को पहली बार एहसास हो रहा था कि किसी के साथ सिर्फ बैठकर बात करना किस कदर शांत और दिलचस्प हो सकता है। अवंतिका की बातें इतनी सुलझी हुई थी कि आरव का दिल नहीं चाह रहा था कि यह बातचीत ख़त्म हो। बातों बातों में रात काफ़ी बीत चुकी थी, घड़ी पर रात के 2 बज रहे थे। अवंतिका ने अचानक समय पर नज़र डाली तो चौंक गई। ओह, रात के 2 बज गए हैं और आपको सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना है। मेरा ख्याल है अब हमें सो जाना चाहिए, वरना सुबह आपकी मीटिंग्स ख़राब होंगी। अवंतिका ने किताब उठाकर साइड टेबल पर रखी और सोफे पर पड़ा अपना तकिया सीधा करने लगी। आरव, जो अभी तक बातों के जादू में खोया था, अचानक अपनी जगह से उठा और उसने अवंतिका को सोफे पर लेटने से रोक दिया। 1 मिनट, तुम सोफे पर क्यों जा रही हो? अवंतिका ने नासमझी से उसे देखा। तो और कहाँ जाऊँ, 1 महीने से यहीं तो सो रही हूँ मैं। वो 1 महीने पहले की बात थी, अब तुम सोफे पर नहीं सोओगी। आरव ने नज़रें चुराते हुए थोड़ी हिचकिचाहट मगर एक प्यारी सी जिद के साथ कहा। मौसम बदल रहा है और वह सोफ़ा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर एडजस्ट कर लूँगा। अवंतिका हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ आरव, मुझे अब आदत हो गई है, आपको खामखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुमसे सजेशन नहीं मांगा अवंतिका, बता रहा हूँ, आरव ने हल्के से अधिकार जताते हुए मगर बेहद नरम लहजे में उसे टोका। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम बेड पर सो तो मतलब बेड पर सोओगी, बहस मत करो और सो जाओ वहाँ। अवंतिका ने उसकी आंखों में छुपी हुई एक अनकही फिक्र और एक अजीब सी अपनेपन को महसूस कर लिया था। उसने ज़्यादा जिद करना ठीक न समझा और खामोशी से मुस्कुराते हुए अपना तकिया उठाकर बेड की तरफ आ गई। आरव ने एक गहरी सुकून की सांस ली और खुद सोफे की तरफ चला गया। कमरे की लाइट्स बंद हो गई मगर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक मुस्कुराहट थी जो अंधेरे में भी उनके चेहरों पर चमक रही थी। अगले हफ्ते आरब की कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टीम आने वाली थी। मिस्टर विसेंट अपने साथ फ्रांस के
एक नए और बेहद हैंडसम डायरेक्टर मिस्टर लियोन को भी लाए थे। सुबह आरव तैयार होकर लाउंज में आया तो अवंतिका दादी जी के पास बैठी नाश्ता कर रही थी। आरव बहुत फ्रेश लग रहा था। अवंतिका, तुम आज मेरे साथ ऑफिस जा रही हो, आरव ने अपनी घड़ी पहनते हुए बेहद नॉर्मल अंदाज में कहा। अवंतिका ने चाय का कप टेबल पर रखा और हैरत से बोली, ऑफिस? मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मिस्टर विसेंट फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहे हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की है कि तुम इस मीटिंग में मौजूद रहो। उनका मानना है कि तुम्हारी वजह से ही यह डील पॉसिबल हो पाई है, आरव ने उसके पास आते हुए कहा। और वैसे भी मुझे इस मीटिंग में तुम्हारी ज़रूरत है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अवंतिका ने दादी जी की तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराहट कर उसे जाने का इशारा किया। अवंतिका सहमति में सिर हिलाकर तैयार होने चली गई। मीटिंग रूम का माहौल काफ़ी खुशनुमा और प्रोफेशनल था। अवंतिका आरव के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। मिस्टर लियोन, जो कि फ्रांसीसी डायरेक्टर थे, उनकी नज़रें बार बार अवंतिका की तरफ उठ रही थीं। अवंतिका ने जिस बुद्धिमत्ता, कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी से फ्रेंच में मीटिंग के दौरान क्लॉजेस पर बहस की, वह मिस्टर लियोन को हद से ज़्यादा इम्प्रेस कर गया। मीटिंग बहुत कामयाबी से ख़त्म हुई और सब लोग खड़े होकर आपस में कैजुअल बातचीत कर रहे थे। मिस्टर लियोन मुस्कुराते हुए चलकर अवंतिका के बिल्कुल पास आ गए। मिसेस सिंघानिया, आपकी खूबसूरती और समझदारी का जो जिक्र मिस्टर विसेंट ने किया था, आप उससे कहीं बढ़कर हैं। आपकी फ्रेंच का लहजा बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने पेरिस की गलियों में ही ज़िंदगी गुजारी हो। मिस्टर लियोन ने फ्रेंच भाषा में बेहद फ्रैंक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और बात करते हुए अवंतिका के थोड़े करीब होकर खड़े हो गए। अवंतिका ने एक कदम पीछे हटते हुए एक फॉर्मल सी मुस्कुराहट दी और बेहद गर्मामयी लहजे में बोली, थैंक यू मिस्टर लियोन, मुझे खुशी है कि हमारी डील कामयाबी से तय हो गई और आप लोग संतुष्ट हैं। क्या हम इस मीटिंग के बाद कहीं बाहर कॉफ़ी पी सकते हैं? मुझे पेरिस के कल्चर और लिटरेचर पर आपसे और भी बातें करके वाकई बहुत खुशी होगी। आप जैसी इंटेलिजेंट लेडी की कंपनी मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मिस्टर लियोन ने अवंतिका को और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए ऑफर दिया। आरव, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, मिस्टर विसेंट से बात कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार अवंतिका और लियोन पर थीं। वह फ्रेंच इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा था, मगर मिस्टर लियोन का अवंतिका के इतने करीब खड़ा होना, उनका वह मुस्कुराता हुआ अंदाज और अवंतिका का पीछे हटना आरव के अंदर जलन की तेज आग भड़का रहा था। वह शख्स जो कभी अवंतिका को किसी महफिल में अपने नाम के साथ जोड़ना पसंद नहीं करता था, आज किसी दूसरे मर्द की निगाहें और उसका अवंतिका से यूँ फ्री होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज़ पर हक जता रहा हो, उसका कंट्रोल जवाब दे रहा था। आरव ने मिस्टर विसेंट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बेहद प्रोफेशनल, मजबूत और एक कंप्लीट अल्फा अंदाज में चलता हुआ सीधा मिस्टर लियोन और अवंतिका के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर एक बेहतरीन और कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट सजा रखी थी, मगर उसकी आंखों में मिस्टर लियोन के लिए एक साफ और सख्त वार्निंग थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर विसेंट एंड मिस्टर लियोन, मेरी वाइफ को अभी कुछ पर्सनल फाइल्स रिव्यू करनी है, हमें अब निकलना होगा, आरव ने बेहद रौबीले, शांत और गंभीर इंग्लिश में कहा और मिस्टर लियोन को हैरानी छोड़कर अवंतिका का हाथ नरमी मगर मजबूत से थाम लिया। मिस्टर लियोन बस गड़बड़ाकर इन्हें देखते ही रह गए। आरव ने किसी के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और अवंतिका का हाथ थामे उसे साथ लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गया। उसकी पकड़ अवंतिका के हाथ पर इतनी ही मजबूत और अधिकार जताने वाली थी जितनी एक रक्षक की अपनी सबसे कीमती अमानत पर होती है। अवंतिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा मगर कुछ बोली नहीं, बस खामोशी से उसके तेज कदमों का साथ देती रही। लिफ्ट में भी एक अजीब सी भारी खामोशी थी, बस आरव की तेज सांसें उसके अंदर जलने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। पार्किंग में पहुंचकर आरव ने खुद आगे बढ़कर अवंतिका के लिए फ्रंट डोर खोला और उसे बैठने का इशारा किया। अवंतिका के बैठते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी स्टार्ट करके उसने होटल से बाहर सड़क की तरफ मोड़ ली। गाड़ी के अंदर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। आरव का जबड़ा सख्ती से भिंचा हुआ था और वह लगातार सामने सड़क पर देख रहा था। अवंतिका से अब और बट शांत नहीं हो रहा गया। उसने सीट बेल्ट ठीक करते हुए अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और आरव की तरफ देखा। कौन सी पर्सनल फाइल थी आरव, जो मुझे अभी रिव्यू करनी थी? अवंतिका ने बेहद मासूमियत मगर हल्की सी शरारत मुस्कुराहट के साथ पूछा।
आरव ने गाड़ी के ब्रेक पर जोर दिया और गाड़ी को एक झटके से सड़क के किनारे रोक लिया। उसने स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए और पूरी तरह अवंतिका की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तड़प और अधिकार की भावना थी। फाइल्स का तो पता नहीं अवंतिका, मगर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मर्द मेरी पत्नी की काबिलियत और खूबसूरती पर इतनी गहरी नज़र डाले। आरव की एक गहरी और बाहरी आवाज़ थी। तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो अवंतिका, और सिर्फ मेरी हो। मैं अपनी किसी भी चीज़ में ज़रा सी भी साझेदारी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। यह उनके बीच होने वाला पहला बाकायदा और गहरा रोमांटिक इजहार था। अवंतिका ने यह सुना तो उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली दौड़ गई और उसने शर्माकर नज़रें झुका लीं। आरव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर अवंतिका का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसके अंगूठे ने नरमी से अवंतिका की उंगलियों को सहलाया। मुझे नहीं पता यह सब कैसे और कब हुआ, मगर अब तुम मेरी आदत बन चुकी हो। वह लियोन जिस तरह तुमसे फ्रैंक हो रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे, खैर, तुम आगे से ऐसे लोगों से दूर रहोगी। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद नरमी से अपना हक जताया। मैं तो दूरी थी आरव, वह तो बस एक फॉर्मल सी बातचीत थी। अवंतिका ने धीमी आवाज़ में सफाई देने की कोशिश की। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, बस जो मैंने कहा है वह याद रखना। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हल्के से दबाया और फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। बाकी का सारा सफ़र एक बेहद खूबसूरत, रोमांटिक और शांत एहसास के साए में गुजरा। आरव का एक हाथ स्टीयरिंग पर था, जो दूसरे हाथ से उसने अवंतिका का हाथ थाम रखा था। घर पहुंचकर भी वह रोमांटिक और लाइट मूड बरकरार रहा। रात के खाने के बाद आरव ने अवंतिका को कमरे में बैठने को कहा और खुद किचन में चला गया। कुछ देर बाद वह 2 मग कॉफ़ी के साथ वापस आया। यह अवंतिका के लिए एक बहुत ही सुखद हैरानी थी कि आरव सिंह सिंघानिया, जिसे पानी का गिलास भी हाथ में चाहिए होता था, आज उसके लिए खुद कॉफ़ी बनाकर लाया था। यह लीजिए, उम्मीद है आपकी बनाई हुई चाय से जितनी बुरी नहीं होगी। आरव ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाया। मेरी चाय बिल्कुल बुरी नहीं होती, वह तो आपका मूड ही ख़राब रहता है हमेशा। अवंतिका ने मग पकड़ते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों काफ़ी देर तक टेरेस पर बैठकर कॉफ़ी पीते रहे और बातें करते रहे। आरव ने उसे अपने बचपन की शरारतें बताईं और अवंतिका ने हॉस्टल के किस्से सुनाए। वे दोनों एक दूसरे में इतने खोए थे कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। आरव को लग रहा था जैसे उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। तुम सो जाओ अवंतिका, मुझे स्टडी रूम में कुछ पुरानी फाइल्स देखनी है। एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो दादाजी के ज़माने की कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स निकालने हैं। आरव ने अवंतिका को बेड पर लेटाकर उस पर चादर उड़ाते हुए कहा। ठीक है, मगर ज़्यादा देर मत कीजिएगा और जागिएगा मत, अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा और आंखें बंद कर लीं। आरव स्टडी रूम में आकर अलमारी के निचले हिस्से से कुछ पुराने बॉक्स निकालने लगा। ये वे बॉक्स थे जिन्हें सालों से किसी ने नहीं खोला था। दादाजी के निधन के बाद उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यहीं सुरक्षित रख दिए गए थे। आरव ने एक पुराना ब्रीफकेस खोला तो उसमें से प्रॉपर्टी के कागजात के साथ साथ एक पुरानी लेदर की डायरी और कुछ स्टैम्प पेपर्स मिले। उसने उत्सुकता के मारे वह डायरी खोल ली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और लिखावट काफ़ी धुंधली थी। वह दादाजी की पर्सनल डायरी थी। आरव उसे ऐसे ही पन्ने दर पन्ने पलटने लगा, मगर अचानक एक पेज पर लिखे हुए नाम ने उसकी नज़रें जकड़ लीं। वह अवंतिका के पिता मिस्टर वर्मा का नाम था। आरव ने चौंक कर वह लिखावट पढ़ना शुरू किया। आज अगर मिस्टर वर्मा मेरी मदद न करते तो सिंघानिया एम्पायर पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाता और हमारी इज्जत दांव पर लग जाती। आज की इस मुश्किल घड़ी में जब सब रिश्तेदार और दोस्त साथ छोड़ गए, तो उन्होंने अपनी तमाम पुश्तैनी ज़मीनें और फार्म हाउस गिरवी रखकर मुझे वह बड़ी रकम दी है जिसमें मैं अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सका। यह वह कर्ज है जो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। हमारा साम्राज्य, हमारी दौलत और हमारी सारी इज्जत आज से उनके एहसान तले दबी हुई है। मैंने फैसला किया है कि जब भी मौका मिला मैं उनका यह एहसान ज़रूर उतारूँगा। आरव के हाथ से डायरी छूटकर टेबल पर गिर गई। उसके दिमाग में जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और वह अविश्वास से उन स्टैम्प पेपर्स को देखने लगा जो डायरी के अंदर मौजूद थे। वह शख्स, वह घमंडी आरव सिंह सिंघानिया, जिसके साम्राज्य पर, जिसके स्टेटस पर उसे इतना घमंड था,
आज उसे पता चल रहा था कि इस सब की बुनियाद तो अवंतिका के बाप के एहसान पर रखी गई थी। उसे वे सारे दिन, वे सारे ताने याद आने लगे जो उसने अवंतिका को दिए थे। तुम गांव की एक अनपढ़ लड़की हो, तुम्हारा मेरा क्या जोड़, मेरे पास इतना स्टेटस है। ये सारी बातें अब उसके कानों में गूंज रही थी। जिस बाप की दौलत और पैसों पर उसकी एम्पायर खड़ी थी, वह उसी बाप की बेटी को गंवार कहकर ठुकराता रहा था। यह जैसे कड़वा और खौफनाक सच था जिसने आरव को अंदर तक चीर कर रख दिया था। उसकी टांगों से जैसे जान निकल गई हो। वह वहीं कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। वह शख्स जिसे वह छोटा समझता था, वह असल में उसका मददगार था। आरव की आंखों में गहरे पछतावे के आंसू तैरने लगे। वह एक ऐसे पल भी वहाँ नहीं रुक सका। वह तेज़ी से उठा और सीधा कमरे की तरफ भागा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अवंतिका भी पूरी तरह सोई नहीं थी, बस आंखें मूंदे लेटी थी। आरव सीधा जाकर बेड की साइड पर अवंतिका के बिल्कुल पास बैठ गया। उसकी इस हलचल पर अवंतिका चौंक कर उठ बैठी। उसने आरव का चेहरा देखा तो घबरा गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरा दर्द था। आरव ने आगे बढ़कर अवंतिका के दोनों हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिए। क्या हुआ आरव? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? तबीयत तो ठीक है ना? अवंतिका ने बेचैनी से उसके हाथ सहलाते हुए पूछा। मैं सिर्फ घमंडी नहीं था अवंतिका, मैं एक अंधा, मूर्ख और एहसान फरामोश इंसान था। आरव की आवाज़ भारी हो गई और उसके आंसू अवंतिका के हाथों पर गिरने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आरव, प्लीज़ बताएं क्या हुआ है। अवंतिका ने उसे शांत करने की कोशिश की। मुझे आज स्टडी रूम से दादाजी की पुरानी डायरी और कागजात मिले। मुझे सब पता चल गया अवंतिका। मुझे पता चल गया कि सिंघानिया एम्पायर की बुनियाद तुम्हारे पिता के पैसों और उनके एहसान पर रखी गई थी। तुम्हारे पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर हमारे ख़ानदान की इज्जत बचाई थी। और मैं कैसा घटिया इंसान था जो उसकी बेटी को, अपने मददगार की बेटी को ताने देता रहा, उसका अपमान करता रहा। आरव का गला जज्बात से भरा हुआ था। वह बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। उसने अवंतिका के हाथ अपने माथे से लगा लिए। तुमने मेरे हर कमेंट को, हर कड़वी बात को खामोशी से सहा अवंतिका, जबकि तुम चाहती तो पहले ही दिन, एक पल में मेरी औकात मुझे याद दिला सकती थी। मुझे बता सकती थी कि जिस महल में मैं बैठकर घमंड कर रहा हूँ, वह तुम्हारे पिता की वजह से बचा था। मुझे माफ़ कर दो अवंतिका, मुझे अपनी इस खामोशी से मत मारो। मैं तुम्हारे इस बड़प्पन के आगे बहुत छोटा हो गया हूँ। अवंतिका की आंखें भर आईं। उसने आरव की ये हालत और यह टूटना देखा नहीं जा रहा था। उसने नरमी से अपने हाथ छुड़ाए और आरव के चेहरे को अपने दोनों हाथों के घेरे में थाम लिया। क्या हो गया है आपको अचानक? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आरव। जो हुआ सो हुआ। बस अब वह वक्त बीत गया है और अब तो सब ठीक हो चुका है ना? अवंतिका ने बेहद प्यार और नरमी से उसे समझाया। नहीं अवंतिका, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो इतनी आसानी से माफ़ करने के लायक नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। अचानक आपको क्या हुआ है? मुझे बताएं, सब ठीक है? खुद को यूँ मत कोसिए आरव, मुझे तकलीफ़ होती है। अवंतिका मुस्कुराई और उसने आगे बढ़कर आरव को अपने गले से लगा लिया। आरव ने भी अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द कस लीं। सारे शिकवे, सारी गलतफहमियाँ, सारा दर्द और वह सारा घमंड जो एक महीने से उनके बीच दीवार बना हुआ था, इस एक पल ने इन आंसुओं के साथ बह गया। वे दोनों एक दूसरे के सुकून में खो गए थे और आज आरव को सच्चे दिल से एहसास हो गया था कि अवंतिका जैसी लड़की वाकई उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। इस रात के बाद से आरव सिंह सिंघानिया की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई थी। वह शख्स जिसके माथे पर हमेशा घमंड और गुस्से की लकीर रहती थी,
अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और सुकून आ गया था। वह जो कभी अवंतिका की मौजूदगी से कतराता था, अब साए की तरह उसके आसपास रहने लगा था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब घरवाले मौजूद थे। अवंतिका किचन से चाय की ट्रे लेकर आई तो आरव, जो पहले ही टेबल पर बैठा था, फ़ौरन अपनी जगह से उठा और उसने अवंतिका के लिए अपने बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पीछे खींची। दादी जी और चाची जी ने हैरत से एक दूसरे को देखा। अवंतिका, तुम बैठो, मैं चाय सर्व करता हूँ, आरव ने बेहद नरमी से कहा और ट्रे उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दी। अरे नहीं आरव, मैं कर लेती हूँ, अवंतिका ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि उसे सबके सामने आरव का यह अंदाज नया नया लग रहा था। मैंने कहा ना तुम बैठो, तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, कम से कम नाश्ता तो सुकून से किया करो। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके लिए चाय बनाने लगा। दादी जी के होठों पर एक बेहद शांत और जीत वाली मुस्कुराहट उभर आई। वह जानती थी कि उनका फैसला आज पूरी तरह सही साबित हो गया है। अवंतिका ने शर्माकर नज़रें झुका लीं, मगर उसके दिल में एक मीठी सी खुशी दौड़ रही थी। दिन गुजरने के साथ साथ उनकी एक खामोश मोहब्बत और गहरी होती गई। आरव अब अवंतिका के छोटे छोटे नखरे उठाने लगा था। उसे पता चल गया था कि अवंतिका को क्या पसंद है और क्या नहीं। वह अक्सर शाम को जल्दी घर आ जाता और अगर अवंतिका किचन में होती तो वहीं काउंटर के सहारे टेक लगाकर खड़ा हो जाता और उससे बातें करने लगता। एक रात अवंतिका बेड के सपोर्ट से टेक लगाए अपनी कोई पसंदीदा किताब पढ़ने में पूरी तरह मगन थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी और सन्नाटे का राज था। आरव शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया। वह तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था जब उसकी नज़र अवंतिका पर पड़ती है, जो किताब में खोई हुई थी। आरव के होठों पर एक गहरी शरारती मुस्कुराहट आई। वह धीरे धीरे चलता हुआ बेड के पास आया और अचानक अवंतिका के हाथ से किताब छीनकर दूर फेंक दी। ये क्या कर रहे हैं आप आरव? मैं इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रही थी, अवंतिका ने हल्की सी शिकायत भरे लहजे में कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखते हुए सीधे बेड पर उसके ऊपर झुक गया। उसकी सांसें अवंतिका के चेहरे से टकरा रही थी। ये किताबें अब तुम्हें दिन में पढ़नी होंगी अवंतिका। जब मैं कमरे में हूँ तो तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, आरव ने बेहद बाहरी और मादक आवाज़ में कहा। उसने अपनी उंगलियों से अवंतिका के चेहरे को छुआ। आप ना बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, पता है आपको, अवंतिका ने धड़कते दिल के साथ कहा। ज़िद्दी तो मैं हमेशा से ही था, बस अब मेरी ज़िद तुम बन चुकी हो, आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उसने बिना और वक्त गवाए अपना चेहरा झुकाया और अवंतिका के कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए। यह उनका पहला गहरा और पैशनेट किस था। आरव के होठ अवंतिका के होठों को बुरी तरह से चूसने और भींचने लगे। अवंतिका ने शिहर कर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। आरव का एक हाथ अवंतिका की कमर पर गया और उसने उसे खींचकर पूरी तरह अपनी बाहों के कड़े घेरे में ले लिया, जैसे वह उसे खुद में संभाल लेना चाहता हो। आरव के होठ धीरे धीरे नीचे उतरे और उसने अवंतिका के संवेदनशील गले पर अपनी पकड़ मजबूत की और वह हल्की सी वाइट का निशान छोड़ दिया। अवंतिका के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। आरव, अवंतिका ने धीमी आवाज़ में सांस लेते हुए कहा, मगर आरव पर इस समय जुनून सवार था। उसने अवंतिका को धीरे से पलटा और उसके सूट के पीछे बंधी डोरी पर अपनी उंगलियां अटका दी। आरव की गर्म उंगलियों को छूते ही अवंतिका पूरी तरह कांप उठी। आरव ने धीरे से एक झटके के साथ उसके सूट की डोरी खोल दी। डोरी खुलते ही अवंतिका का सूट ढीला हो गया और उसकी नग्न पीठ आरव के सामने आ गई। आरव ने अपनी गर्म हथेलियां उसकी खुली पीठ पर फेरना शुरू किया, जिससे अवंतिका के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। आरव ने उसे दोबारा अपनी बाहों में भींचा और उसके होठों को फिर से चूमना शुरू कर दिया। इस रात दोनों की धड़कनें एक हो गईं और उन्होंने अपने बीच की हर दूरी को पूरी तरह मिटा दिया। अगले दिन दोपहर के वक्त अचानक मौसम बदल गया
आसमान पर गहरे बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। अवंतिका लाउंज की खिड़की से बाहर बदलते मौसम को देख रही थी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। आरव, जो आज संडे होने की वजह से घर पर ही था, वह अपने कमरे से बाहर आया तो उसने अवंतिका को खिड़की के पास खड़े बारिश एंजॉय करते देखा। आरव खामोशी से उसके पीछे आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। कैन वी गो आउट? यहाँ अंदर खड़े होकर बारिश देखने का क्या मज़ा, चलो बाहर चलते हैं। आरव ने उसकी गर्दन पर हल्के से चूमते हुए कहा। नहीं आरव, मैं भीग जाऊंगी, बारिश बहुत तेज़ है और मुझे सर्दी लग जाएगी। अवंतिका ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की। कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना। आरव ने उसकी एक न सुनी और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ टेरेस पर ले गया। बारिश की ठंडी बूंदें फ़ौरन उनके चेहरों और कपड़ों पर गिरने लगी। अवंतिका ने हंसते हुए अपने चेहरे को हाथों से छुपाने की कोशिश की, मगर आरव ने शरारत से उस पर पानी की छींटें उड़ा दी। अवंतिका भी हंस पड़ी और उसने भी जवाबी हमला करते हुए आरव पर पानी उछाला। दोनों बच्चों की तरह बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। उनके ठहाके बारिश की आवाज़ के साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन बना रहे थे। कुछ देर बाद आरव अचानक रुका और उसने अवंतिका को झटके से अपनी तरफ खींचकर सीने से सटा लिया। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। बारिश की बूंदें अवंतिका के भीगे कपड़ों से छनकर उसकी त्वचा को छू रही थीं। आरव की आंखों में कामुकता और मोहब्बत का एक समंदर उमड़ रहा था। उसने अवंतिका के चेहरे से गीले बालों की लटें हटाईं, उसके गालों को थामकर उसके पानी से भीगे हुए रसीले होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें पागलों की तरह चूमने लगा। मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत बारिश पहले कभी नहीं देखी। अवंतिका, तुमने मेरी सूनी ज़िंदगी को अपने प्यार से हरा भरा कर दिया है। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके गले पर फिर से गहरी किस की। अवंतिका ने पूरी तरह समर्पित होते हुए अपना चेहरा आरव के चौड़े सीने में छुपा दिया। वह बारिश, वह मौसम और वह मदहोश कर देने वाला पल उनकी दीवानगी का गवाह बन गया। इस रात उनके बीच बाकी बचे हुए तमाम फासले हमेशा के लिए मिट गए। उन्होंने अपनी सारी उलझनों और पछतावों को पीछे छोड़कर एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अपना लिया था। यह उनकी मोहब्बत की एक बेहद खूबसूरत, बोल्ड और नई शुरुआत थी, जहाँ घमंड की कोई जगह नहीं थी। बस दो रूहें एक दूसरे से पूरी तरह एक हो चुकी थी। इस खूबसूरत रात के कुछ दिन बाद एक शाम आरव ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने अवंतिका को तैयार होने को कहा, मगर यह नहीं बताया कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। अवंतिका एक खूबसूरत से लाल रंग के बाहरी सूट में तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो आरव उसकी कातिलाना खूबसूरती देखकर कुछ पलों के लिए पलकें झपकाना भूल गया। वह उसका हाथ थामकर उसे घर के पिछले हिस्से में मौजूद उस बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी की तरफ ले गया, जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। आरव ने लाइब्रेरी का बाहरी लकड़ी का दरवाज़ा खोला तो अवंतिका की आंखें हैरत और खुशी से खुली की खुली रह गईं। पूरी लाइब्रेरी को बेहद खूबसूरत फूलों और पीले रंग की धीमी फेरी लाइट से सजाया गया था। पुरानी किताबों की खुशबू के साथ गुलाबों की महक मिलकर माहौल को बेहद जादुई बना रही थी। बीच में एक छोटी सी टेबल रखी थी, जिस पर एक खूबसूरत सी कैंडल जल रही थी। आरव, ये सब क्या है? यह कितना खूबसूरत है। अवंतिका ने चारों तरफ देखते हुए बेहद खुशी से पूछा। आरव मुस्कुराता हुआ उसे इस टेबल के पास ले आया। उसने टेबल में से एक बेहद सुंदर और महंगी सी खाली डायरी उठाई, जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर का पेन रखा हुआ था। उसने वह डायरी और पेन अवंतिका के हाथ में थमा दिया। अवंतिका ने नासमझी से इस डायरी को देखा और फिर आरव की आंखों में देखा। ये क्या है आरव? ये खाली डायरी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आरव ने बेहद सम्मान और मोहब्बत से अवंतिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक ऐसा सच्चा जज्बा था जो अवंतिका ने पहले कभी नहीं देखा था। यह मेरी ज़िंदगी की किताब है अवंतिका। आरव की आवाज़ बेहद धीमी और सीधे दिल में उतर जाने वाली थी। इसके पिछले सारे चैप्टर मूर्खता, घमंड और झूठी अकड़ से भरे हुए हैं। इन पन्नों पर सिर्फ एक घमंडी इंसान की कहानी लिखी थी, जिसे रिश्तों की कोई कद्र नहीं थी। मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन पिछले पन्नों को हमेशा के लिए बंद कर दो।
आरव ने डायरी का पहला खाली पेज खोला। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने हाथों से हमारी इस नई ज़िंदगी का पहला शब्द लिखो, क्योंकि मेरी असली पहचान, मेरी असली कामयाबी और मेरा असली सम्मान अब सिर्फ तुमसे शुरू होता है। तुम मेरी ज़िंदगी का वह इकलौता सच हो जिसने मुझे सच में जीना सिखाया है। यह सुनते ही अवंतिका की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। उसके दिल में जज्बात का एक समंदर उमड़ आया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स ने उससे शादी की पहली रात इस कदर नफ़रत और हिकारत से ठुकराया था, वह आज इस तरह उसे अपनी पूरी ज़िंदगी का केंद्र बना लेगा। उसने कांपते हुए हाथों से वो गोल्डन पेन पकड़ा और आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उस खाली पेज पर लिखा, एक नई शुरुआत। आरव ने मुस्कुराकर वह डायरी और पेन वापस टेबल पर रखा। उसने आगे बढ़कर अवंतिका के आंसुओं से भीगे गालों को अपने हाथों के प्याले में थाम लिया। उसकी आंखों में अवंतिका के लिए इस समय दीवानगी और बेपनाह मोहब्बत साफ दिख रही थी। आरव ने झुककर अवंतिका के माथे पर एक लंबा गहरा चुंबन अंकित किया, फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए उसके दोनों गालों को चूमा। अवंतिका ने मदहोशी में अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव के होंठ अब अवंतिका के रसीले होठों पर आ टिके थे। उसने बेहद गहराई और पेशन के साथ अवंतिका को चूमना शुरू कर दिया। इस किस में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह अपना लेने की तड़प थी। आरव ने अपनी मजबूत बाहें अवंतिका की कमर के इर्द गिर्द कसी और उसे झटके से अपने सीने से सटा लिया। किस को और गहरा करते हुए आरव के हाथ अवंतिका की पीठ पर गए। उसने बेहद अधिकार के साथ अवंतिका के लाल सूट के पीछे बंधी डोरी को एक ही झटके में खींचकर खोल दिया। डोरी खोलते ही अवंतिका के बदन में एक सिरहन दौड़ हुई। आरव ने उसे अपनी बाहों में और कसकर भींच लिया, जैसे वह उसे खुद में पूरी तरह विलीन कर लेना चाहता हो। उसने अवंतिका के कंधे को अपने दांतों से हल्के से काटा, जिससे अवंतिका के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकी निकल गई। तुम सिर्फ मेरी हो अवंतिका, हमेशा के लिए, आरव ने उसके होठों के पास फुसफुसाते हुए कहा। अवंतिका ने बेहद सुकून से अपना सिर आरव के चौड़े कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लाइब्रेरी की धीमी फेरी लाइट और फूलों की खुशबू के बीच खड़े हुए दोनों अब दो अलग इंसान नहीं थे। घमंड, एहसान, गलतफहमियां और अकड़ का वह सारा कठिन रास्ता तय करके आज भी दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। उनकी कहानी का अंत इसी खूबसूरत रोमांस, आपसी सम्मान और गरिमा पर हुआ, जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी किस्मत बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आरव और अवंतिका की ये लव स्टोरी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।